हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी खतरनाक कहानी है, पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना फीडबैक देखते हैं। लोग बोलते हैं भैया ये कहानी तो वैसी थी, ये कहानी तो ऐसी थी, ये कहानी वैसी नहीं थी, ये कहानी ऐसी नहीं थी। देखो दोस्तों, या तो आप मुझे बोलोगे भैया हमें रियल स्टोरीज नहीं चाहिए, आप कुछ भी पकड़ो, जी हॉरर शो, अनदेखी फंदेखी, वहां से उठा के चेप दो कहानी, तो वो भी हो सकता है। पर अगर आप असली रियल कहानियां सुनना चाहते हैं तो रियल कहानियां ऐसी ही होती हैं। असली में सफेद साड़ी पहन के कोई औरत नहीं घूम रही सड़कों में, ये नहीं होता है। सफेद कपड़ों में भूत नहीं नाचता है किसी घर में। दोस्तों, असली कहानियां उन कहानियों से कम डरावनी होती है जो कि आप मूवीज में या शोज में देखते हो, पर असल में ये कहानियां ज्यादा स्केरी होती हैं क्योंकि ये असली लोगों के साथ हुई होती हैं। जब मुझे खुद लोग ये कहानियां सुनाते हैं ना अपनी खुद की आवाज में, खुद तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा फील होता है जब इंसान बताते बताते रो रहा होता है, इमोशनल हो जाता है, जिसके साथ इतना कुछ हुआ होता है ना, वो एक डिफरेंट फीलिंग है। और आज की कहानी भी वैसी ही एक खतरनाक कहानी है। ये कहानी मेरे को सुनाई है हमारे, एक्चुअली आपको पता है ना मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरी साइड पे पीओपी करता है लड़का जिसका नाम है जिशान। तो जिशान के गांव की बड़ी फेमस कहानी है। जिशान मेरठ से और वहाँ की एक कहानी है ये, उसके मोहल्ले की। और जब उसने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। तो दोस्तों, खतरनाक कहानी है, आई होप आप इसे पूरा सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जी दोस्तों, सो ये कहानी है मेरठ की। मेरठ शहर का नाम आपने सुना होगा, यूपी का काफी फेमस शहर है मेरठ। सो दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू ही तब होती है जब एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा प्यारा सा परिवार अपना घर बदलता है और मेरठ के एक पुराने मोहल्ले के एक पुराने घर में शिफ्ट होता है। और वहां से उनके साथ बड़ी खतरनाक खतरनाक हॉरर चीजें होती हैं, और ये कहानी उसी के बारे में। अब वो जो फैमिली है ना जो शिफ्ट होती है उस घर में जहाँ ये सब चीजें होती हैं, वो फैमिली है खान फैमिली। अब खान फैमिली के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो खान फैमिली में 5 लोग हैं, पापा, मम्मी, दादी और 2 छोटे छोटे बच्चे। अब जो पापा है यानी कि समीर खान, वो 38 साल का आदमी है, काफी ईमानदार और सीधा साधा सा और हार्ड वर्किंग आदमी है। वो एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करता है, लाख सवा लाख रुपए महीने के कमा लेता है, अच्छा कमाता है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है। और उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो नजरिया है ना दुनिया को देखने का, वो काफी प्रैक्टिकल है। वो ज्यादा पूजा पाठ, नमाज, ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता है। वो ज्यादा भूत पिशाच और ये जिन, आत्माएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इनको भी नहीं मानता है। वो साइंस को मानता है, फिजिक्स को मानता है, दैट्स इट। उसके बाद आती है उनकी वाइफ शबाना। शबाना खान 34 साल की लेडी है और अपने पति की अनलाइक वो बिल्कुल डिफरेंट है। शबाना घर को संजो के रखने, प्यार से रखने वाली लेडी है। वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। वो एक प्रॉपर हाउसवाइफ है। सासू माँ, बच्चे, उनका खाना पीना, तैयार होना, रेडी होना, स्कूल, पढ़ाई, उस सब चीजों का बहुत ख्याल रखती है। पर साथ ही साथ वो बहुत रिलीजियस भी है। वो टाइम टू टाइम नमाज पढ़ती है। जो भी चीजें होती हैं डिसिप्लिन में, इस्लाम में, वो सारी चीजें वो बिल्कुल तरीके से फॉलो करती है। इसके बाद आते हैं इनके घर के 2 छोटे छोटे बच्चे, अयान और रेयान। अयान 12 साल का है और काफी सीधा साधा इंट्रोवर्ट बच्चा है। अयान काफी क्रिएटिव है। उसके जो शौक हैं वो किताबें पढ़ना, ड्राइंग करना, स्केच करना, इस तरह के उसके शौक होते हैं। और स्कूल में भी अयान ना काफी अच्छा बच्चा माना जाता है। इनफैक्ट जब ये नए घर में शिफ्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा खुश होता है अयान, क्योंकि इस घर में अयान को अपना पर्सनल रूम मिलने वाला था जो कि लाइफ में उसने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर अयान का छोटा भाई है रेयान। रेयान 10 साल का है, काफी मासूम है, बहुत इमेजिनेटिव है और बहुत शरारती भी है। इसके बाद आती है इनकी दादी नुसरत बेगम। नुसरत बेगम की एज लगभग 65 साल है। नुसरत बेगम काफी रिलीजियस है। नुसरत बेगम की तबीयत भी ना काफी खराब रहती है, तो उस चक्कर में वो काफी ज्यादा ना पूजा पाठ, मतलब ये सब चीजों में, रिलीजियस चीजों में वो इन्वॉल्व रहती हैं। अब जब भी नुसरत बेगम को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती या ऑल इन ऑल उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो ज्यादातर तस्बीह लेकर अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। अब खान फैमिली के बारे में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब ये कहानी शुरू होती है जब ये खान फैमिली मेरठ के पुराने मोहल्ले के एक पुराने घर में शिफ्ट होती है। अब सबसे पहले मैं आपको घर के बारे में बताता हूँ। ये घर काफी बड़ा घर था। ऊपर एकदम खुली छत थी, नीचे 3 कमरे थे, एक लंबी सी गैलरी थी और पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था।
सबसे अजीब बात इस घर की ये थी कि जो सबसे पिछला कमरा था वो हमेशा ठंडा रहता था, चाहे गर्मी कितनी भी हो। मोहल्ले वालों का कहना था कि इस घर में इससे पहले एक पुराने मौलाना रहते थे जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल नॉलेज रखते थे। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद बस ये घर हमेशा खाली ही रहा। उसके बाद खान फैमिली ही थी जो यहाँ पे शिफ्ट हुई। इस घर के बारे में लोग कुछ कुछ नेगेटिव बातें भी कहते थे। कोई कहता था ये घर हॉन्टेड है, कोई कहता था इस घर से आवाजें आती हैं, इस तरह की अफवाहें भी थी वहां पे। पर समीर ने इन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको बताया ना, वो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था। समीर ने बस ये ध्यान दिया कि घर बहुत बड़ा है, यहाँ पे मेरे बच्चों को दौड़ने भागने खेलने के लिए काफी जगह है, मेरी मम्मी, उसकी वाइफ, उन सब के लिए ये घर बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही बढ़िया उसे लगा। तो उसने बिना सोचे समझे इस घर में शिफ्ट कर लिया। अब समीर का इस घर में शिफ्ट होना वॉज अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस, पर उसकी वाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट था। दोस्तों, जैसे हर इंसान का एक ऑरा होता है, जब आप किसी से मिलते हो आपको पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। कोई कोई लोग जिनसे आपका एकदम से इंस्टेंटली दोस्ती करने का, भरोसा करने का मन करता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको दूर जाने का मन करता है। ऐसे ही वाइब और ऑरा हर जगह का होता है और घरों का भी होता है स्पेशली। अब इस घर में जब ये लोग शिफ्ट करते हैं तो समीर को तो बड़ा अच्छा लगता है, ही वॉज वेरी हैप्पी। पर उसकी वाइफ को समहाउ बड़ा नेगेटिव सी फीलिंग आने लगती है। और जब वो घर के अंदर घुसती ही है, दूर कॉरिडोर के एंड पे उसको लगता है जैसे कोई एकदम से गुजर गया हो। पर जब वो देखती है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। तो वो बस पहला जो एक्सपीरियंस उसका होता है ना, वहीं से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें गलत लग रही होती है। अच्छा, लोग घर में तो शिफ्ट हो गए, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब ये जो कहानी है, इनका जो सबसे छोटा बेटा था रेहान, ये उसके इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो आप लोग ध्यान से सुनना। उस रात फैमिली नए घर में अपनी पहली रात सोई और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर सुबह होने से पहले रेहान के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुलता है और बाहर से एक आवाज आती है, रेहान उठ जाओ, दुआ का वक्त हो गया है। रेहान अपने कमरे से बाहर आता और अपनी अम्मी के पास जाके बोलता है कि अम्मी, इतने सुबह क्यों उठा दिया दुआ पढ़ने के लिए। ये सुन के उसकी माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है, बट फिर वो सोचती है कि शायद रेहान ने कोई सपना देखा होगा और उस बात को वहीं पे रफा दफा कर देती है। हाँ, ये बात सच है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घर पे रहते हुए अभी इनको 2 ही दिन हुए थे, पर शबाना को इस घर से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती थी। धीरे धीरे ये लोग इस घर में सेटल होते हैं और धीरे धीरे उस घर में जब ये रह रहे होते हैं तो ये बड़ी वियर्ड चीजें एक्सपीरियंस करने लगते हैं। अब दिन में एकदम इस घर में सब कुछ नॉर्मल रहता था। गैलरी में धूप पड़ती थी, बच्चों की हंसी की आवाजें आती थी और जो दादी थी, दादी अपना आंगन में बैठ के बढ़िया अपना कुरान की तिलावत करती थी। कुरान की तिलावत करने का मतलब है कि जैसे हिंदू लोग पाठ करते हैं ना, तो उस तरह से कुरान को तरीके से अदब के साथ पढ़ना, तरीके से पढ़ना, उसको तिलावत करना कहते हैं। तो वो अपना बस कुरान वगैरह पढ़ती रहती थी। तो एकदम सब कुछ नॉर्मल लगता था। पर रात होते ही इस घर का बिहेवियर चेंज हो जाता था। शाम होते ही घर की हवा का मिजाज बदलने लगता था। एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती थी। घर में सब लोग चिड़चिड़े हो जाते और कभी कभी वियर्ड साउंड सुनाई देने लगती। टेरेस से भी ना अजीब सी आवाजें आती थी। अब घर वाले समीर से सारी बातें बताते थे। कई बार समीर भी घर में ये सारी वियर्ड आवाजें वगैरह सुनता रहता था, पर समीर उनको फिजिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता था। समीर कहता था देखो, पुरानी बिल्डिंग है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, लकड़ी पुरानी हो गई है, चरचरा गई है, चरमरा गई है, तो उस तरह की आवाजें हैं, कहीं चूहे हैं, दीमके हैं। तो इस तरह से समीर इन बातों को जस्टिफाई कर देता था। और समीर तो जस्टिफाई कर ही देता था, इग्नोर भी कर देता था। वो सबको बोलता था कि तुम लोग भी इन चीजों को इग्नोर करो। तो कहीं ना कहीं घर वाले उस समय पे तो इग्नोर कर देते थे, पर फिर उनको घबराहट भी होती थी। खैर, ऐसे करते करते इस घर में रहते हुए 7 दिन हो गए और 7वें दिन ऐसी चीज होती है जिससे समीर की वाइफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुबह का टाइम था और शबाना किचन में चाय बना रही थी कि रेहान बहुत ही मासूमियत के साथ उसके पास आता है और फिर वो बोलता है, अम्मी, वो सफेद अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दुआ भी सिखाई। शबाना पलट के पूछती है, बेटा कौन कौन अंकल। रेहान ने सीधे कॉरिडोर की तरफ उंगली करी और फिर वो बोलता है, वही जो रात आए थे, सफेद कपड़े पहने थे, कह रहे थे फर्ज मिस नहीं करना चाहिए। ये सुन के शबाना के हाथ पैर कांप जाते हैं। वो फौरन समीर को बुलाती है। शबाना के पसीने छूट रहे होते हैं, पर समीर इस बात को हंसी में उड़ा देता है। शबाना, बच्चा है ये, सपना देखा होगा उसने, तुम इतना घबरा रही हो। खैर, इनकी दादी नुसरत बेगम बगल में ही बैठ के सारी बातें सुन रही थी और उन्होंने बीच में ही समीर की बात को काटते हुए रेहान से पूछा, रेहान बेटा, वो अंकल ने क्या दुआ सिखाई, क्या थी वो। रेहान ने फौरन वो दुआ लफ्ज बाय लफ्ज इन्हें सुना दी। इतना छोटा सा बच्चा, उसको कैसे दुआ याद थी। और इसके अलावा भी उस दुआ में ऐसा कुछ था जिसने इस घर में एक पल के लिए बिल्कुल खामोशी ला दी थी। ये दुआ बहुत पुरानी दुआ थी और वो नुसरत बेगम के शौहर
पावर जो अब इस दुनिया में नहीं है वो बचपन में समीर को सिखाया करते थे। ये जो दुआ थी ये रेहान को किसी ने नहीं सिखाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेहान ने ये दुआ बोली है? दादी ने रेहान से पूछा, बेटा वो सफेद अंकल कहाँ मिले थे? इस पे रेहान बताता है कि रात में जब वो सोया हुआ था तो किसी ने उसका दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा दरवाजे के पास एक लंबा सा आदमी कुर्ता पैजामे में खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस सफेद कुर्ता, सर पे टोपी जैसी परछाई और हाथ में तस्बीह की हल्की सी चमक। आदमी ने बहुत नरमी से कहा, रेहान बेटा उठ जाओ, दुआ का वक्त हो गया है। वो आवाज सुन के ऐसा लगा जैसे वो इस आवाज को पहले से जानता हो, और वो चुपचाप बेड से उठा और फिर उस सफेद कपड़े वाले आदमी को देखते हुए बैठ गया। ये सब सुनते ही दादी ने तस्बीह को जोर से पकड़ लिया। तस्बीह दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो माला होती है जिसके थ्रू आप अल्लाह को याद करते हो, जैसे हिंदू लोग भी करते हैं, माला जपते हैं ना, सेम। तो वो एकदम से तस्बीह को टाइटली पकड़ लेती हैं और उनकी आंखों में जो डर था ना वो साफ झलक रहा था। उन्होंने शबाना से धीरे से कहा, इस घर में कोई रूहानी चीज जरूर है और वो इस बच्चे से राबता कर रही है। मतलब कि इस घर में कोई ना कोई पैनॉर्मिक एंटिटी है जो कि इस बच्चे से शायद बात कर रही है। और ये सुन के शबाना डर जाती है, घबरा जाती है और वो डिसाइड करती है कि आज से रेहान उसके रूम में सोएगा। अब रात होती है और रेहान तो ऑब्वियसली अपनी माँ के रूम में ही होता है, पर जब शबाना रेहान के रूम को बंद करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रेहान के बेड के साइड पे ना एक पुरानी सी माला पड़ी हुई है, पुरानी तस्बीह पड़ी हुई है, और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने डिस्क्राइब किया था वो जो सफेद अंकल थे। जो तस्बीह उनके पास थी ना, जो माला उनके हाथ में थी, ये बिल्कुल वैसी ही माला थी। शबाना के हाथ कांप जाते हैं और वो तुरंत दरवाजा बंद करती है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है ना, उसको लगता है कि कॉरिडोर के एंड में कोई सन्नाटे में आराम से खड़े होकर उसे देख रहा है। शबाना ध्यान से देखने की कोशिश ही करने लगती है कि उसको आवाज सी आने लगती है जैसे जो तस्बीह के दाने वो धीरे धीरे हिल रहे हों। अभी जो सफेद कपड़ों वाला आदमी था, इसका जो जिक्र था, इसका जो हुलिया था, इसके बारे में जो बात हुई थी, वो इस घर के हर मेंबर के दिल में बस चुकी थी। और समीर चाहे कितना ही प्रैक्टिकल बन के इग्नोर करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसके दिल में भी हल्की सी बेचैनी और हल्का सा डर पैदा हो चुका था। रेहान की जुबान से निकली वो पुरानी दुआ और उसके बेड के बगल में पड़ी हुई वो पुरानी माला, ये एक बच्चे का, एक छोटे से बच्चे का सपना नहीं हो सकती। अब शाम होती है और सनसेट के बाद शबाना रेहान के गले में एक ताबीज बांध देती है। ये ताबीज उसकी दादी ने बनाया था। दादी का कहना था कि अगर कोई रूहानी ताकत इस बच्चे के नजदीक आएगी भी ना, इससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगी भी, तो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वो ताबीज रेहान के गले में बांध दिया गया और बस उसके बाद शाम गुजर जाती है और रात को रेहान अपने माँ बाप के रूम में सो जाता है। सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा होता है। बड़ी शांति और खामोशी होती है उस रात घर में। जितनी खामोश ये रात थी उतनी ही खतरनाक ये सुबह थी। सूरज उगने से पहले शबाना को कमरे में हल्की सी कोई चीज जलने की बू आई। शबाना की नींद खुलती है और शबाना देखती है कि हल्का सा धुआं सा उसको दिखता है काला सा उठते हुए। और जब वो ध्यान से देखती है, वो देखती है कि रेहान के गले में जो ताबीज है वो जल रहा था, और वो जल भी ऐसे रहा था मानो वो अंदर से जल रहा था। ताबीज आपको पता है ना, बाहर से कपड़ा होता है और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो वो जो कपड़ा था वो अंदर की तरफ से जल रहा था और उसके थ्रू हल्का हल्का काला काला सा धुआं उठ रहा था और उसके जलने की बू पूरे कमरे में भर चुकी थी। शबाना की एकदम से चीख निकल जाती है और समीर उठ जाता है। समीर जब देखता है कि ताबीज जला हुआ है तो एकदम से बड़ी हबड़ा तबड़ी सी मच जाती है उस कमरे में। शबाना की चीख सुन के इनकी दादी भी कमरे में आती है और जब वो जला हुआ ताबीज देखती है तो वो गहरी सांस लेती है, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करती है और फिर बोलती है, ये आम चीज नहीं है। जिस चीज ने इसे जलाया है वो अंदर आना चाहती है। इस बीच रेहान, जो कि आधी नींद में ही था, वो बस अपनी आधी आंख खोलता है और बोलता है, अंकल गुस्से में हम सबको देख रहे हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है। ये सुन के उस कमरे का माहौल दहशत से भर जाता है। सुबह होने तक दादी आयतल कुर्सी पढ़ती रही और जैसे ही सुबह हुई, दादी ने घर के पीछे की तरफ को देखा और समीर को लेके वहां गई। वहां पे जब वो जाते तो वो देखते हैं कि वहां पे एक स्टोर रूम है, और ये जो स्टोर रूम है, जब से ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तब से ये कमरा बंद का बंद ही था। जब इस घर को इन्होंने लिया था तो लैंडलॉर्ड ने उस कमरे के लिए स्पेसिफिकली इनको कहा भी था कि देखो उस कमरे में मेरा पुराना सामान पड़ा है, तुम्हें उस कमरे को खोलने की जरूरत नहीं। तो जब नुसरत जी समीर को उस कमरे को खोलने के लिए कहती है तो समीर मना कर देता है और फिर से वो प्रैक्टिकल बातें उनसे कहने लगता है कि देखो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता
लगता है बच्चा है, वहम होता है। अब समीर और उसकी फैमिली, समीर, शबाना, उसकी मदर और उसके दोनों बच्चे स्टोर रूम के सामने खड़े थे। समीर का प्रैक्टिकल माइंड उस स्टोर रूम को खोलने के फेवर में नहीं था। सडनली उसको एक ऐसे हवा का झोंका सा आया और एक इत्र की जैसी खुशबू उसके सामने से मूव करके गई। बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने से कोई गुजरा हो। और बस ये जो इंसिडेंट हुआ, इससे समीर का प्रैक्टिकल माइंड गायब हो गया और उसने झटके से दरवाजा खोला। और जैसे उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और इनके चेहरे से टकराया। कमरा एकदम डार्क था, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। उस कमरे से वही स्मेल आ रही थी जो कि एक बहुत सालों से बंद कमरे से आती है। हल्की सी सीलन, हल्की सी ठंडक, हल्की हल्की सी मिट्टी की खुशबू। समीर अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, पर उस कमरे की जो वाइब थी ना, बड़ी डरावनी थी। समीर एक तो पहले से ही घबराया हुआ था और खासतौर से उस कमरे के अंदर एक एक कदम रखना उसको बहुत भारी लग रहा था। वो टॉर्च से देखता है तो उस कमरे में उसको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। अपने ठीक सामने उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखती है। अलमारी के बगल में ही इस्लामिक बुक्स, जो आपकी इस्लामिक किताबें होती हैं, उसका एक ढेर पड़ा हुआ होता है। उन दोनों के बगल में वहां पे होता है एक वुडन चेस्ट, यानी एक लकड़ी का बॉक्स। जितना समीर को अपने फोन की लाइट में दिख रहा था, तो वो अपनी लाइट को दीवार पे मारता है तो वो देखता है कि वहां की जो दीवारें हैं उस पे कीलें ठुकी हुई हैं और उन कीलों पे भी जंग लगा हुआ है। 2 कदम वो आगे चलता है और फिर जो वो दीवार पे देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि दीवार में अरेबिक लैंग्वेज में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है, तब तक उसकी माँ आती है सामने और वो अरेबिक पढ़ने लगती है। नुसरत बेगम कुछ कुछ मुंह में मरमराती है पढ़ते हुए और फिर इनकी तरफ देख के बोलती है कि यहाँ पे लिखा है, इस कमरे को बंद रखो, जो यहाँ है वो इबादत से बांधा गया है। ये पढ़ के इनके समझ में कुछ आता नहीं है, पर तब तक समीर खुद को रोक नहीं पाता है। वो अपने फोन को लेके टॉर्च ऑन करके वो संदूक के पास जाता है, वो जो वुडन बॉक्स होता है, और उस वुडन बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के ऊपर कुछ पुराने कपड़े रखे होते हैं। समीर हाथ से उन कपड़ों को हटाता है। उन कपड़ों के नीचे बहुत सारे कागज रखे होते हैं और उन कागजों में भी कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिखा गया होता है। और जब उन कागजों को वो हटाता है तो उसके नीचे उसे मिलती है एक डायरी। वो जो डायरी होती है, समीर उसे खोलता है और वो इतनी पुरानी हो गई होती है वो डायरी की, जो पन्नों का जो कलर होता है वो भी हल्का हल्का सा फेड हो चुका होता है। वो फोन की लाइट में ही डायरी का पहला पेज खोलता है और पहले पेज पे लिखा होता है, मौलाना करीमुद्दीन, रूहानी वकीयत। समीर अगला पेज पलटाने वाला होता है कि उसकी माँ नुसरत बेगम उसके हाथ से वो डायरी ले लेती है और फिर उस डायरी को खोल के पढ़ने लगती है। उस डायरी के अंदर भी जो लिखा गया होता है वो अरबिक में लिखा गया होता है, तो उसे सिर्फ नुसरत बेगम ही पढ़ सकती है। नुसरत बेगम पढ़ने लगती है। उस डायरी में लिखा था कि इस घर में सालों पहले एक जिन को कैद किया गया था, जो सिर्फ मासूम बच्चों से राबता करता था। उस डायरी में बहुत कुछ लिखा था, पर उसकी समरी ये थी कि उस जिन को, जो भी वो जिन था, उसको स्पिरिचुअल तरीके से इस घर में कैद किया गया था। पर एक लाइन पढ़ के इनके पैरों से जमीन खिसक गई। वो लाइन ये थी कि अगर उस जिन ने किसी मासूम से दोस्ती कर ली तो उसकी कैद टूट जाएगी। और ये पढ़ते ही वो एकदम से रेहान की तरफ देखते हैं। इसी लाइन के नीचे एक लाइन और लिखी गई थी। वो ये लिखा गया था कि अगर आपने ये पढ़ लिया है तो अब इस घर को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आप इस घर को छोड़ के अब गए तो आपका बच्चा चले जाएगा। जैसे ही दादी ने ये लाइन पढ़ी, शबाना जाकर रेहान को हक कर लेती है, पर रेहान बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। रेहान एकदम चुप था और उसकी नजरें किसी को नहीं देख रही थी, पर वो स्टोर के एक अंधेरे कोने की तरफ देख रहा था। फिर रेहान धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, अंकल मुस्कुरा रहे हैं। रेहान के बोलते ही कमरे से माला के दानों की घिसड़ने की आवाज आती है और एकदम से समीर टॉर्च को घुमाता है, पर वहां पे कोई भी नहीं होता है। इनको समझ में आ चुका होता है कि वो जो कुछ भी है उसे सिर्फ रेहान देख सकता है, हम लोग नहीं। ये लोग रेहान से पूछते हैं कि बेटा अंकल कहाँ पे खड़े हैं, तो रेहान बताते हैं कि अंकल सामने खड़े हैं। फिर ये पूछते हैं कि वो कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या पहना है उन्होंने, तो रेहान उनका डिस्क्रिप्शन देता है। रेहान बताता है कि अंकल का जो कपड़े हैं, उन्होंने सफेद कुर्ता पहना है, हाथ में तस्बीह पकड़ी है और अंकल का जो सर है वो थोड़ा झुका हुआ है, और जो उनका फेस है, उनका फेस तो थोड़ा डिफरेंट है। उनकी जो आईज हैं वो वहाँ पे सिर्फ गड्ढे गड्ढे से ही दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आईज में रोशनी नहीं है। और उनके जो लिप्स हैं वो लिप्स तो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे पतली सी लाइन सी है, और उनके ना अंकल के चेहरे पे थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई है। ये सुनते ही शबाना की चीख निकल जाती है, वो एग्नी में रो पड़ती है और साथ में ही अयान बेचारा, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, वो भी जोर जोर से रोने लगता है। समीर इनका हाथ पकड़ता है, जल्दी से कमरे के बाहर लाता है और कमरे को लॉक कर देता है और कमरे के दरवाजे पे बैठ के बाहर
ये लोग बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं ये। जैसे तैसे इसके बाद सबने अपने होश संभाले, दुआ पड़ी, पूरे घर में अगरबत्ती करी और पता नहीं कैसे ये लोग सो गए। अगली सुबह रेहान बहुत ही अलग लग रहा था। वो आम दिनों की तरह शरारती या मासूम नहीं था। पूरे दिन वो चुपचाप बैठा रहा, कभी गैलरी को घूरता, कभी छत की तरफ देखता, दीवार की तरफ देख के हल्की सी मुस्कुराहट देता। शबाना ने जब उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, कहाँ देख रहा है? अंकल कह रहे हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ दोस्त बनना चाहते हैं। रेहान की ये बात सुन के दादी और शबाना दोनों बहुत घबरा जाते हैं। वो फटाफट कुरान लाते हैं और कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही वो कुरान पढ़ने लगते हैं ना, रेहान दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ लेता है, जैसे उससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। रेहान जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरी आंखें जल रही है, बंद करो, अंकल कोई आवाज पसंद नहीं आ रही है। रो तो रेहान रहा था, चिल्ला रहा था वो, पर उसकी आवाज में एक अलग तरह की ताकत थी, जैसे ये आवाज रेहान की नहीं, किसी और की रेहान की थ्रू आवाज आ रही हो। शबाना समीर को बोलती है कि हमें घर तुरंत छोड़ के जाना चाहिए, सब कुछ भूल जाओ, हम सड़क में सो जाएंगे पर इस घर को छोड़ते हैं। पर दादी बताती है कि उस डायरी में लिखा था कि अगर तुमने ये पढ़ लिया है या तुम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर तुम इस घर से बाहर गए तो तुम अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगे। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था फिलहाल इस घर में रुकने के अलावा। समीर डिसाइड करता है कि आज भी सब लोग एक ही कमरे में एक साथ सोएंगे। अब सारे लोग एक कमरे में आ जाते हैं। उस कमरे की खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है और कमरे में अंदर की तरफ से ताला लगा दिया जाता है। दादी आती है और उस कमरे के कोने में एक साफ कपड़ा बिछाती है और उसके ऊपर कुरान रख देती है। कुछ देर तक उस रूम में सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर रात के ठीक 2:57 पे कमरे का बल्ब जलबुझ करने लगता है। एक बार, दो बार और फिर वो बल्ब बंद हो जाता है और कमरा पूरा अंधेरे में डूब जाता है। वो अंधेरा अपने साथ एक सन्नाटा लेके आया था, पर वो सन्नाटा कुछ सेकंड्स का था। कुछ सेकंड बाद उस कमरे से तस्बीह के दानों की आवाज गूंजने लगती है। बिल्कुल आप समझो कि कोई मोती की माला है और उस माला को आप तोड़ के मोतियों को आप बिखरा दो। वो जो बिखरने की आवाज होती है ना, वो आवाज उस कमरे में गूंजने लगती है। शबाना देखती है कि बेड खाली है और रेहान गायब है। उस कमरे से गैलरी में जाने का एक रास्ता था और गैलरी से एकदम से उसी वक्त रेहान के हल्के से हंसने की आवाज आती है। समीर एकदम से बाहर भागता है और वो देखता है कि गैलरी के एंड में स्टोर रूम के सामने रेहान खड़ा था। रेहान के मूवमेंट्स को देख के लग रहा था कि जैसे रेहान किसी बुजुर्ग से बात कर रहा है और शायद आशीर्वाद ले रहा है। समीर ने थोड़ी हिम्मत करके बोला, रेहान, रेहान इधर आओ बेटा। ये सुन रेहान धीरे से पलटता है और समीर की तरफ हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, अब्बू, अंकल कहते हैं यहाँ पहले उनका बेटा रहता था। ये सब देख के दादी को उस कहानी में लिखी हुई एक लाइन याद आती है कि ये जो जिन है ये बच्चों से पहले इमोशनली अटैच होता है और उसके बाद अपना काम करता है। और वो जो डायरी थी उसमें इस जिन के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन थी। खैर वो काफी मोटी डायरी थी तो पूरा पढ़ पाना तो इतनी जल्दी संभव नहीं था, पर हाँ इनके जो भी सवाल थे कहीं ना कहीं उनके जवाब उस डायरी में ही लिखे हुए थे। तो ये समझ चुके थे कि जो जिन है ये रेहान को पहले अपना दोस्त बना रहा है और फिर उसे अपना जरिया बनाएगा। नुसरत बेगम समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अब इनके बस की बात नहीं है। नुसरत बेगम इसके बाद मोहल्ले की पुरानी मस्जिद के इमाम मौलाना राशिद को बुला के लाते हैं। मौलाना राशिद इस तरह के रूहानी केसेस यानी पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व करने के माहिर माने जाते थे। जस्ट आफ्टर सनराइज वो इनके घर के पास आते हैं। जैसे वो इनके घर की देली को क्रॉस करते हैं तो देली क्रॉस करते ही वो सीधे उस कॉरिडोर की तरफ को देखते हैं। मौलाना राशिद बोलते हैं, यहाँ सिर्फ जिन नहीं एक कैद शुदा पुराना मुवक्किल है। दोस्तों यहाँ पे मुवक्किल का मतलब है एक ऐसी रूहानी हस्ती या जिन जैसी एंटिटी जो किसी खास काम, जगह या रिचुअल से बधी हो। समीर घबराते हुए मौलाना जी से पूछता है, क्या ये रेहान को नुकसान पहुंचाएगा मौलाना जी? ये सुन मौलाना गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं कि ये जो भी जिन या साया है ये अभी बहुत ही अपने वीक फॉर्म में है। वो जिन डायरेक्ट आप सबके सामने नहीं आ सकता। उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई मासूम या कमजोर सोल चाहिए जो कि अक्सर बच्चे होते हैं। और जैसे ही बच्चा उसे दोस्त मान लेगा, अपना लेगा, उसको ताकत मिल जाएगी और फिर वो सिर्फ उस कमरे तक नहीं, वो सिर्फ कॉरिडोर में नहीं पर पूरे घर में छा जाएगा और आपका जो ये बच्चा है यही उसकी ताकत बन जाएगा। शबाना रोने लगती है, आयान रो रहा होता है, समीर के रोंगटे खड़े हुए होते हैं। समीर को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। दादी बगल में बैठ के चुपचाप बस रेहान की तरफ देख रही होती है। रेहान सोफे पे चुप
बैठा होता है। फिर वो एकदम से अपना सर उठाता है, मौलाना की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल कह रहे हैं आप बहुत देर से आए हो। जैसे रेहान ये सारी बातें बोलता था ना, पूरी फैमिली के रोंगटे खड़े हो जाते थे, घबराहट के मारे उनको सांस नहीं आती थी। पर मौलाना राशिद के चेहरे पे घबराहट या डर नहीं दिखता। पर मौलाना राशिद समझ चुके थे कि ये जिन या साया जो भी है, ये अब रेहान के आजू बाजू नहीं, ये रेहान के अंदर जा चुका था। मौलाना राशिद जब से उस घर के अंदर आए थे, तब से उस घर का माहौल बदल गया था, मानो जैसे उस जिन को चैलेंज कर रहे हो। पूरी खान फैमिली ड्राइंग रूम में इकट्ठी थी और उन सबके बीच में सोफे पे रेहान बैठा हुआ था। रेहान की आंखें नीचे झुकी हुई थी, पर उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे जम चुकी थी। मौलाना कड़क आवाज में रेहान की तरफ देख के बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो तो उस बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। और उसके बाद वो रेहान के सामने बैठते हैं और वहां पे आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगते हैं, उनकी आवाज कमरे में गूंजने लगती है। वैसे ही रेहान का शरीर तनने लगता है, मतलब ऐसे टाइट सा होने लगता है और धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगते हैं। धीरे धीरे रेहान का शरीर टाइट होते होते एकदम से एक तरफ को मुड़ सा जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे फिट पड़ रहे हो, सीजे आ रहे हो। शबाना की सांसें तेज हो जाती हैं, वो घबरा जाती है, पर समीर उसे पकड़ता है, संभालता है। मौलाना धीरे धीरे तिलावत और तेज कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि मौलाना के शब्द शब्द नहीं, गोलियां हैं जो रेहान के शरीर को छलनी कर रहे हैं। रेहान तड़पता जाता है, पर एकदम से मौलाना की तरफ देखता है और एक अजीब सी भारी सी आवाज में बोलता है, चले जाओ यहाँ से मौलाना। वो आवाज तो रेहान की होती है, पर उस आवाज में एक अलग भारीपन होता है जो रेहान की आवाज में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो रेहान का शरीर इस्तेमाल करके कोई और ही मौलाना को धमकी दे रहा है। हर कोई घबरा रहा था, पर मौलाना बिल्कुल बिना घबराए हुए तिलावत को जारी रखते हैं। मौलाना ने अपनी जेब से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली और उस पानी को हल्का सा रेहान के ऊपर छिड़का, और जैसे ही पानी की बूंदें रेहान के शरीर पे टच हुई, रेहान की चीखें निकल गईं। रेहान की चीख के साथ गैलरी के एंड पे स्टोर रूम का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है और वहां से जैसे एक हवा का झोंका पूरे घर में फैल जाता है। मौलाना राशिद रेहान को देख के बोलते हैं, तू कैद था, तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। ये सुन रेहान के चेहरे पे एक टेढ़ी सी मुस्कान आती है और वो मुस्कुरा के बोलता है, मैं कैद नहीं था, मैं बस इंतजार कर रहा था। मौलाना आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये जो कुछ भी है, इसका हल और इसका रीजन स्टोर रूम में ही है। मौलाना सबको वहीं रूम में रुकने के लिए कहते हैं और फिर समीर के साथ स्टोर रूम में जाते हैं। स्टोर रूम में जब वो जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि स्टोर रूम का जो टेम्परेचर था वो पूरे घर से काफी ज्यादा कम था। वो संदूक के पास जाते हैं, उस डायरी को खोलते हैं और उस डायरी में कुछ पढ़ने लगते हैं। वो पन्ने पे पन्ने पलटा रहे होते हैं और फिर सडनली उनके हाथ रुक जाते हैं। वो कुछ ऐसा पढ़ चुके होते हैं जिससे उनके चेहरा सफेद पड़ गया होता है। वो बोलते हैं, ये जिन किसी बुजुर्ग ने कैद नहीं किया था, इसे यहाँ बुलाया गया था। किसने बुलाया था इसे? मौलाना जी, कौन बुलाएगा इसे यहाँ? मौलाना कमरुद्दीन ने खुद। ये सुन के समीर का दिमाग हिल गया। जिस मौलाना को पूरा मोहल्ला बहुत ही नेक और मददगार इंसान समझता था, क्या उसी ने इस एंटिटी को इस घर में बुलाया था? इस चीज से मौलाना भी सरप्राइज थे, क्योंकि मौलाना इस सिचुएशन को जितना खराब समझ रहे थे, ये उससे और ज्यादा खराब निकलते जा रही थी। मौलाना डिसाइड करते हैं कि फज्र से पहले कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। दरवाजे पे कुरान की आयत लिखी जाएगी और स्टोर रूम को सील किया जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। इस कहानी में बहुत ज्यादा उर्दू के शब्द हैं, तो जैसे फज्र, तो कंफ्यूजन ना हो, फज्र की नमाज होती है जो कि जस्ट बिफोर सनराइज करी जाती है, डॉन पे। तो फज्र का मतलब आप एक तरह सनराइज ही मान सकते हो। जिसको उर्दू पता है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी में अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा तो शायद वो मजा ना आए। तो खैर, मौलाना जी कहते हैं कि रात को सब कमरे में एक साथ सोएंगे और सनराइज से पहले कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ हो जाए। कमरे को आयतों से सील कर दिया जाएगा, स्टोर रूम को सील कर दिया जाएगा, और वो घर के मेन डोर, रेहान के रूम का दरवाजा, स्टोर रूम के बाहर दम के हुए पानी को छिड़क देते हैं। जब तक मौलाना ये सब चीजें कर रहे थे, तब तक सिचुएशन बहुत कंट्रोल में लग रही थी। ये सारी चीजें करके मौलाना आयत वगैरह पढ़ने लगे और साथ में ही नुसरत बेगम जी वहां पे कुरान की तिलावत शुरू कर देती हैं। कुछ मिनटों तक चीजें एकदम नॉर्मल लगती है, पर सडनली ड्राइंग रूम में बैठा रेहान हंसने लगता है। सब भाग के वापस आते हैं, पर रेहान सोफे पे नहीं था। वो उस कमरे के कोने में दीवार से चिपक के खड़ा था। रेहान की आंखें नीची थी और वो हल्के हल्के से कुछ बोल रहा था। ये लोग उसके पास जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आज अंकल निकल जाएंगे, फिर हम साथ खेलेंगे। आज कैद टूट जाएगी, आज अंकल निकल जाएंगे, आज कैद टूट जाएगी। रेहान बार बार ये बोल रहा था।
रेहान ये बोल रहा था और स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आनी शुरू होती हैं, जैसे कोई भारी चीज घिसट रही हो। मौलाना राशिद आंख बंद करके बैठे थे और एकदम से वो बोलते हैं, इस घर में एक जिन ही नहीं, उसका मालिक भी है और हमें उससे भी राबता करना पड़ेगा। मौलाना की ये बात सुन के वो रात और गहरी महसूस होने लगती है। दादी और मौलाना कुरान की तिलावत कर रहे थे। घर के कोने कोने में उसकी हल्की सी गूंज थी, पर उस घर में पता नहीं क्यों एक भारीपन सा महसूस होने लगा था, जैसे कि वो घर के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो शायद अब जाग गई थी। रेहान को समीर पकड़ के लाता है और कमरे के बिल्कुल बीचों बीच बैठाता है। मौलाना राशिद रेहान के चारों तरफ दम किया हुआ पानी छिड़कते हैं, जैसे उसकी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच सा बना रहे हो। रेहान के चारों तरफ समीर, शबाना और दादी वो बैठ जाते हैं और वो कुरान की तिलावत करने लगते हैं। सब तिलावत कर रहे थे, पर मौलाना राशिद के हाथ में वो डायरी थी और वो उस डायरी के एक एक पन्ने को पढ़ते जा रहे थे। मौलाना बोलते हैं, मौलाना करमुद्दीन सिर्फ स्पिरिचुअल या दीनदार इंसान नहीं थे, वो यहाँ पे डेंजरस चीजों के इल्म में पड़ गए थे। छुपी हुई ताकतें, जिन, सीक्रेट रिचुअल्स, इन चीजों में घुस गए वो। ये सुन के रूम में खामोशी छा जाती है। मौलाना डायरी को पढ़ते जाते हैं और इनको बताते जाते हैं। वो बताते हैं कि उस डायरी में लिखा था कि सालों पहले करमुद्दीन का एक छोटा बेटा हमजा इसी घर में बीमार पड़कर मर गया था। अपने बेटी की मौत बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मौलाना करीमुद्दीन ने रूहानी इल्म के जरिए एक पुराने मुवक्किल जिन को बुलाया, मतलब कि डार्क प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने इस जिन को यहाँ पे बुलाया था और उस जिन का नाम था जुल आफरीन। ये जिन एक ऐसा जिन था जो कि छोटे मासूम बच्चों की मासूमियत को चूस के अपनी ताकत बढ़ाता था। करमुद्दीन ने उस जिन को अपने मरे हुए बच्चे से बात करने के लिए बुलाया था, पर कहीं न कहीं ये सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस जिन ने उस बच्चे की रूह को पकड़ के अपनी ताकत का जरिया बना लिया था। मौलाना को पता भी नहीं था कि उसने हमजा का रूप और उसकी आवाज लेके मौलाना को धोखा दिया था। करीमुद्दीन धोखे में था कि वो जिन जिन नहीं उसका बच्चा है, पर जब तक कमरुद्दीन को सच समझ में आया था काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही करमुद्दीन को पता चला उसने जिन को कैद कर लिया, पर उसकी ताकत को वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। मौलाना राशिद डायरी को बंद करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और अब उनको सब सच पता चल चुका था। वो बताते हैं कि इस जिन ने रेहान को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसकी उम्र मौलाना कमरुद्दीन के बेटे हमजा जितनी ही थी। शबाना तो रो ही रही थी। ये सुन के समीर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था कि ये जो जिन है ये रेहान को दोस्त नहीं बना रहा था, ये रेहान को हमजा की जगह बनाना चाहता था, उसका नया जिस्म, उसका नया जरिया बनाना चाहता था। वो रेहान के जरिए अपनी पुरानी कैद को तोड़ के पूरे घर में जाहिर होना चाहता था। इसके बाद कुछ पलों का सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ता है रेहान। रेहान बिल्कुल मासूमियत से बोलता है, अंकल कहते हैं उनका बेटा अकेला है, मैं तो उसके साथ खेल लूंगा। रेहान ने ये सेंटेंस कंप्लीट किया भी नहीं होता है कि उस घर में बहुत कुछ होने लगता है। स्टोर का दरवाजा जोर से खुल के बंद होने लगता है। हर कोई घबरा जाता है, पर मौलाना राशिद जस के तस खड़े थे। मौलाना राशिद उस अंधेरी की तरफ देख के बोलते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो जिन था जो रेहान से बात करता था वो सफेद साया नहीं, ये दूसरा जिन है। ये जिन शायद वही है जिसका हमें डर था, जुल आफरीन। ये वही जिन है जो इस घर में कैद किया गया था। जो जिन रेहान से बात करता था वो दूसरा था। समीर, शबाना को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पहले तो वो एक जिन से लड़ रहे थे, अब एक और जिन। वो मौलाना से सवाल करने की सिचुएशन भी नहीं थे। वो बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। अयान छोटा सा बच्चा अपनी माँ से चिपक के खड़ा था और नुसरत बेगम बेझिझक बिना घबराए हुए आयतल कुर्सी पढ़ रही थी, मानो उसका भरोसा हो, उसका विश्वास हो अल्लाह पे, इस कुरान पे, कि कोई भी इस तरह की रूहानी ताकत उसका बिगाड़ नहीं पाएगी। वो बस पढ़े जा रही थी। बाकी मौलाना जस के तस खड़े थे एकदम ताकत के साथ, जैसे मानो वो उस जिन को दिखा देना चाह रहे हो कि उससे वो घबराते नहीं है। रेहान का चेहरा अजीब सा हो चुका था। उसके पूरे चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बस उसके होंठ बस ऐसा आकार ले रहे थे जैसे वो हल्के से मुस्कुरा रहा हो। काफी देर मौलाना राशिद चुप रहते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है इस घर में जो इस जिन को हमजा की यादों से, उसकी रूह से जोड़ के रखा हुआ है। हमें वो ढूंढना पड़ेगा, पर अब वो क्या ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा? डायरी में उस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। मौलाना राशिद बताते हैं कि एक ऐसा ही किस्सा 20 साल पहले उन्होंने देखा था, जब वो बहुत जवान हुआ करते थे। तब घर के बिल्कुल बीचों बीच, जिसको वास्तु में हम ब्रह्मस्थान भी बोलते हैं, जो घर का बिल्कुल सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर टोटका किया गया था और वहीं से उस जिन को कैद किया गया था। मौलाना राशिद समीर को बोलते हैं कि इस घर में भी चेक करो, क्या पता वहीं पे हमें कुछ मिले। समीर घुटनों के बल बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को अपने हाथ से अंगूठी से बजाने लगता है, टक 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 टक। जैसे वो घर के सेंटर पे पहुंचता है, वहां पे जैसे वो बजाता है टक, तो एक बहुत खोखली सी आवाज आती है, जैसे पत्थर के नीचे मसाला नहीं, उसके नीचे कुछ और हो। समीर बिना कुछ सोचे समझे एक लकड़ी लाता है, बड़ी सी बल्ली सी होती है
और उसको धाड़ करके जमीन पे मारता है। और जैसे वो जमीन पे मारता है उसको महसूस होता है कि जहाँ पे वो जमीन लकड़ी को मार रहा है वो जगह खोखली है। वो मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है और उस जगह का पत्थर निकल जाता है। जैसे ही वो पत्थर निकलता है तो वो देखते हैं कि नीचे छोटा सा एक टनल टाइप का है, एक छोटा सा कमरा, जो कि आप कह लीजिए छोटा सा बेसमेंट की तरह है। जब वो उसके नीचे उतरने लगते हैं तो उनको देख के हैरानी होती है कि ऐसी चीज घर के नीचे क्यों बनाई गई थी। उनको पता चल जाता है इससे पहले जो भी मौलाना यहाँ रहते थे वो इस तरह की डार्क एक्टिविटीज में इंडल्ज थे और उन्होंने शायद ये सब चीजें बहुत सोच समझ के बनाई थी। समीर वहां से नीचे उतरता है। मौलाना बोलते हैं कि नीचे हमें कोई ना कोई ताबीज जरूर मिलेगा, और वही ताबीज है जो कि इस जिन और इस बच्चे की रूह को जोड़ के रखा हुआ है। समीर नीचे उतर जाता है, बहुत अंधेरा होता है, उसके हाथ में टॉर्च होती है और वहां पे वो ताबीज ढूंढने लगता है। मौलाना ऊपर से कहते हैं कि इस फजर से पहले इस ताबीज को ढूंढ के हमें इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको तबाह करना पड़ेगा, और यही जरिया है कि हम इस जिन से अपने बच्चे को छुड़ा सकते हैं। समीर नीचे उस अजीब से वो कैद खाने उस बेसमेंट में होता है और वहां पे वो ताबीज ढूंढ रहा होता है, और ऊपर रेहान बस मुस्कुराते हुए बस इधर उधर देख रहा होता है। सुबह के 4 बज चुके होते हैं, फजर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा होता है। मौलाना राशिद ड्राइंग रूम में ऊपर खड़े थे और वो नीचे उस जो ट्रैप डोर के थ्रू नीचे जो वो बेसमेंट वो जो भी था उस रूम को देख रहे थे। मौलाना राशिद ऊपर से जब वो टॉर्च मारते तो देखते हैं कि नीचे पत्थर की तंग सी सीढ़ियां जो नीचे उतर रही हैं। समीर ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है। मौलाना राशिद ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और समीर के पास पहुंचते हैं। ऊपर शबाना रेहान को कस के पकड़ लेती है, ऐसे पकड़ लेती है जैसे उसको कभी छोड़ ही ना पाए वो। पर शबाना की दिल की धड़कनें इतनी तेज होती है कि रेहान को वो महसूस हो रही होती है। जब टॉर्च की रोशनी उस नीचे वाले कमरे में मारी जाती है, उस चैम्बर में वो देखते हैं कि वो चौकोर नहीं होता है, वो एक गोल कमरा होता है और उस कमरे की दीवारों में बड़े डिस्टर्बिंग तरीके से अरबिक में कुछ लिखा होता है। बीच में एक पत्थर का चबूतरा होता है और उस चबूतरे पे रखा था एक पुराने लोहे का ताबीज। इस पर जंग जमा हुआ था और उसके आसपास लाल धागे बंधे हुए थे। मौलाना राशिद धीरे से कहते हैं, यही कैद का असल बंधन है। इसके बाद समीर टॉर्च को चबूतरे के चारों तरफ घुमाता है देखने के लिए कि और क्या है। तो जैसे ही वो उस चबूतरे के पीछे टॉर्च घुमाता है उसकी सांसें थम जाती हैं। पत्थर के नीचे एक छोटी सी कब्र बनी होती है और उस कब्र पे नाम लिखा होता है हमजा करीमुद्दीन। यानी मौलाना करीमुद्दीन ने अपने बेटे को घर के नीचे ही दफन किया था। अब इनके सामने पूरी कहानी क्लियर हो चुकी थी। मौलाना करीमुद्दीन ने जब अपने बच्चे को खोया तो वो अपने से जुदा नहीं कर पाए, उसको अपने घर के नीचे ही दफन किया और फिर उन्होंने बैड प्रैक्टिसेस, डार्क प्रैक्टिसेस करके बुलाया जुलाफरीन को, जो कि एक जिन था, बहुत ही ताकतवर जिन। उस जिन ने इनकी मदद करने की जगह इनको धोखा दे के खुद को उस कब्र से जोड़ लिया और उस कब्र को अपना सेंटर पॉइंट, अपनी ताकत का पॉइंट बना लिया। मौलाना राशिद बोलते हैं कि ये जो कब्र है वो जिन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इस घर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे रेहान भी चाहिए था। हमजा की जगह एक नया बच्चा, एक नया जरिया। ये दोनों नीचे थे पर ऊपर ड्राइंग रूम से इनको रेहान के हंसने की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से हंस रहा था और इनको समझ में आ रहा था कि जुलाफरीन शायद अब कैद से निकल रहा है। इसी बीच मौलाना को उस कमरे के कोने में एक आकृति सी बनते हुए दिखी। उन्होंने समीर को दिखाया पर समीर को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। वो जो कुछ भी था उसको सिर्फ मौलाना ही देख पा रहे थे। वो देखते हैं कि कुछ अंधेरा एक साथ जमा होकर एक लंबी सी आकृति लेता है और धीरे धीरे एक इंसानी जैसा शरीर बनाने लगता है। वो जो कुछ भी थी वहां से आवाज आती है, हमजा मेरा है, रेहान मेरा है। मौलाना टस से मस खड़े थे, बिना घबराए वो सीधे जाते हैं, ताबीज को उठाते हैं। मौलाना जैसे ही ताबीज को पकड़ते हैं वो एकदम से ताबीज को छोड़ देते हैं, जैसे वो बहुत गर्म हो, उनका हाथ जल गया हो। मौलाना समीर से बोलते हैं इस ताबीज को जल्दी तोड़ना होगा, तुरंत तोड़ना होगा। वो जो ताबीज था वो इतना बड़ा था, ऑलमोस्ट इतना बड़ा साइज था उसका। समीर उसी लकड़ी से जिससे तोड़ के नीचे आया था वो जोर से उस ताबीज पे मारता है और उस ताबीज पे एक दरार सी आ जाती है। जैसे उसने ताबीज पे मारा था उन्होंने नोटिस किया कि ऊपर रेहान जो जोर जोर से हंस रहा था वो अब शांत हो चुका था, जैसे शायद उसकी खुशी में खलल हो गया हो। समीर एक बार मारता है, 2 बार मारता है, ताबीज आरा टूट जाता है और समीर पूरी ताकत इकट्ठा करके लकड़ी से उस ताबीज को मारने वाला होता है कि ऊपर से शबाना की चीखने की आवाज आती है। वो चीख रही होती है कि रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। रेहान का छोटा सा शरीर, छोटे से बच्चे की वो बॉडी जो कि बहुत ही स्टिफ थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, वो एकदम से ढीली पड़ चुकी थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो चुके थे, आंखें बंद थी उसकी, जैसे शायद उसके अंदर से रूह उसकी जा चुकी थी। इसी बीच बाहर फजर की अजान की आवाज इनके कानों में गूंजती है। मौलाना उसको बोलते हैं समीर अजान खत्म होने से पहले इस ताबीज को तोड़ो। और समीर पूरी हिम्मत, पूरी ताकत इकट्ठा करता है और बस एक बार जोर से उस ताबीज पे मारता है। वो ताबीज ऑलमोस्ट टूट जाता है, थोड़ा सा बचता है और उसी वक्त समीर के कानों में आवाज गूंजती है, ताबीज टूटा, बच्चा गया, बच्चा चाहिए
ताबीज छोड़ दे। मौलाना राशिद समझ जाते हैं कि ये जिन वही कर रहा है जो इसने मौलाना कमरुद्दीन के साथ किया। ये धोखेबाज है, झूठा है और ये इमोशनल ट्रैप में फंसा रहा है। वो बोलते हैं समीर सुन मत इसकी, ताबीज को तोड़। और समीर पूरी जितनी ताकत उसके अंदर थी, जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितना एंगर उसके अंदर था, वो आंखें बंद करता है। उसको अपने बच्चे की दौड़ते हुए भागते हुए शक्ल याद आती है, उसका मुस्कुराहट, मासूमियत और उन सारे इमोशंस को इकट्ठा करके वो जोर से उस ताबीज पे मारता है और ताबीज को फोड़ देता है। शबाना रेहान से चिपक के जोर जोर से रो रही थी, पर वो रियलाइज करती है कि रेहान उठा तो नहीं था, पर उसकी सांसें चलने लगी थी। समीर उस लकड़ी को वहीं फेंकता है और सीढ़ियों से सीधे ऊपर की तरफ भागता है। वो कूद के जाता है और रेहान को अपने सीने से लगा लेता है। सब लोगों को लगता है कि बस यहीं पे ये जो बुरा किस्सा था, बुरा साया था, बुरा सपना था, ये खत्म हो चुका है। रेहान को धीरे धीरे होश आने लगता है और इनकी जान में जान आती है। रेहान होश में आते ही जो पहला शब्द बोलता है वो बोलता है बदला पूरा नहीं हुआ, बदला पूरा नहीं हुआ, बदला पूरा नहीं हुआ। रेहान के मुंह से शब्द सुन के ये डर जाते हैं, कांप जाते हैं। इनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर शायद खत्म नहीं हुआ होता है। तब तक मौलाना राशिद ऊपर आते हैं। राशिद बताते हैं कि नीचे चेंबर में उन्होंने एक नन्ही सी छोटी सी रूह भी देखी। शायद ये रूह हमजा की थी, जो कि अभी तक वहां पे कैद थी। ये कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे करी गई थी मौलाना कमरुद्दीन के द्वारा जो शायद इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी। पर वो जो कुछ भी था, हमजा अब आजाद हो चुका है। और जो जिन था जुलाफरीन, वो बस अपनी आखिरी ताकतों से आखिरी सांसें ले रहा है। और जो भी रेहान बोल रहा है उससे अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो बस वो जिन की आखिरी ताकत से वो तुम्हें बस परेशान करना चाहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर उगता गया, चीजें नॉर्मल होती गई और दिन के करीबन 11 बजे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। रेहान को बहुत सारी चीजें तो याद तक नहीं थी। वो क्लूलेस बैठा था घर में, जैसे बस किसी बड़े लंबे कोमा से उठा हो। अयान बहुत घबराया हुआ था, बट हाँ, अब वो शांत हो चुका था। शबाना को अभी भी घबराहट के मारे अभी तक उसके हाथ पैर कांप रहे थे। समीर अंदर से हिला हुआ था, पर उनकी दादी वो बिल्कुल शांत थी। वो अपनी आयतल कुर्सी पढ़ रही थी और वो बस शांत होके बस सारी चीजों को देख रही थी। मौलाना राशिद उनको बताते हैं कि तुमने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, उस नन्ही सी रूह को भी आज आजाद किया है जो शायद इतने सालों से अंदर बंद थी। क्या रीजन था, क्या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वो जो कुछ भी था बहुत डार्क था। मौलाना राशिद समीर को बोलते हैं कि आज ही इस घर को खाली करो। हमें पता नहीं है कि ये जो मुसीबत थी वो पूरी तरह टल भी गई है या पता नहीं, क्या पता इसके आफ्टर इफेक्ट्स इस बच्चे को परेशान ना करें। इसी बीच रेहान बोलता है इनसे, अम्मी वो अंकल चले गए क्या, सफेद अंकल, मेरे को याद आएगी उनकी। अमीर इमीडिएटली उस घर को छोड़ देता है। अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और 2-4 कपड़े लेके पूरा परिवार सब कुछ वहां छोड़ के चले जाता है। वो मेरठ के बिल्कुल ऑपोजिट एंड में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। उस एरिया का किराया बहुत ज्यादा था, बट इस एरिया से कम सुकून था उनको। और उसके बाद वो किसी तरह से मेहनत करके जुगाड़ लगा के अपना ट्रांसफर मेरठ से करा लेता है और उसके बाद वो मेरठ से चले जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी कहानी खान फैमिली की, और है कि नहीं गजब कहानी। जो मेरा पीओपी वर्कर था उसने जब मुझे कहानी सुनाई थी तो उसने टुकड़ों में सुनाई थी, बट इस कहानी को कंपाइल करने में फिर उसने कई सारी जगह मिसिंग थी। फिर उसने अपने गाँव में फोन करा, पूछा अपनी दादी से, अलग अलग लोगों से करके इस कहानी को जोड़ने में ही हमें 1 महीना लग गया। भाई इतनी भयंकर कहानी लगी मुझे, पर चलो एंड में अंत भरा तो सब भला, है कि नहीं। और अगर ऐसी ही और कहानी आपको सुनी तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी कहानी लगी। एक्चुअली कहानी जितनी भी लंबी है, इसको जो कंपाइल करने में हमें मेहनत लगी है ना, ऐसा लग रहा था कोई क्राइम हम लिटरली किसी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, क्या था वो क्या था। और इस कहानी में एक्चुअली उस घर की फोटो सब हमें मिल चुकी थी, पर किसी ने हमें राय दी कि ये सब चीजें हम ना डालें तो ही बेहतर है। थोड़ा सा मतलब हम उसको रियलिटी से नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैं वो चीजें नहीं शेयर करना चाह रहा। यहाँ पे डिटेल उस जगह की, पता, हर चीज हमारे पास आ चुकी है, बट मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो खैर, आई होप आपने कहानी एंजॉय करी हो दोस्तों, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड अलर्ट रहिएगा। ओके, बाय।